एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सर वसीम विद अनदर लेक्चर। आज की क्लास जो है हमारी वो है पास पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 1 अक्टूबर नवंबर 2021 वेरिएंट 1-1। तो देखिए ये पेपर जो होता है 2 आवर्स का होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें सबसे जो मुश्किल बात होती है वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान होते हैं इस पेपर में क्योंकि वो सारा साल जो है वो कैलकुलेटर से अपनी कैलकुलेशन करते आ रहे होते हैं और जब उनको ये कैलकुलेटर के बगैर पेपर आता है तो वो थोड़ा सा उनका टाइम कंज्यूम होता है, टाइम डिले होता है और फिर मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत वीक होती है विदाउट कैलकुलेटर। तो ये पेपर को मैंने जो अभी डिवाइड किया है वो डिफ़िकल्ट और ईजी क्वेश्चंस पर डिवाइड कर दिया है। मतलब इसमें अगर हम पेपर देखते हैं तो हमारे पास 65 मार्क्स का जो पेपर है वो इजी पेपर है और डिफ़िकल्ट जो है 15 मार्क्स का है। तो मैंने इसको रेड और ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ है और क्या इजीनेस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है एवेलुएट कीजिए किसको, √4900 को। तो अगर हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लें तो देखिए रूट के अंदर हम 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं क्योंकि ये किसके बराबर होता है, हमारे पास 4900 के इक्वल है। 7 रूट से बाहर आ गया एंड 10 रूट से बाहर आ गया और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 70 आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट 5 पावर 3 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 125 इज आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है एक मिस्टेक करते हैं। वो पहले क्या करते हैं, वो 8 को ऐड कर देते हैं 7 में और फिर जो उसका आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई बाय -5 करते हैं जो बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए हम बॉडमास रूल यूज़ करते हैं। बॉडमास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को रिमूव करो। तो पहले हमने दिस पार्ट हमने सॉल्व करना है, देन उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है -8 से। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल्स टू -35 -8 माइनस प्लस। जब इनको हम ऐडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 43 माइनस का, आई थिंक -43 इज आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, शेड वन मोर स्मॉल ट्राइंगल सो दैट द शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब अगर हम इसको 3 दफ़ा घुमाएं, 3 दफ़ा रोटेट करें तो ये तीनों बार सेम ही शेप में दिखे। तो देखिए अगर हम इसको नोटिस करते हैं हमारे पास एक साइड जो है यहाँ पर अनशेडेड अनशेडेड शेडेड अनशेडेड शेडेड अनशेडेड अनशेडेड, मतलब दोनों कॉर्नर पे 2 अनशेडेड है, फिर ऑल्टरनेट शेड अनशेड शेड है और फिर अगेन हमारे पास 2 अनशेड है। तो अगर हम इसकी ये वाली साइड चेक करें तो इस साइड में भी देखिए यही सीक्वेंस है, अनशेड अनशेड शेड अनशेड शेड अनशेड अनशेड। तो देखिए ये वाली आपकी साइड जो है और ये वाली साइड जो तकरीबन सेम है। अब हम ये थर्ड साइड लास्ट साइड देखते हैं। इसमें हम देखते हैं अनशेड अनशेड शेड अनशेड, इसको भी शेड होना चाहिए। अगर हम इसको शेड कर दें तो हम नोटिस करेंगे कि ये पूरा रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा, मतलब ऑल 3 साइड्स हो जाएंगी वो इक्वल पैटर्न में हो जाएगी। मतलब 2 कॉर्नर वाले अनशेड, मतलब 2 कॉर्नर वाले, अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, ठीक है। अब आप नोटिस करें कॉर्नर वाली लाइन, अगर इस लाइन को हम नोटिस करते हैं दिस लाइन, तो इसमें भी हमारे पास 2 अनशेड, फिर ऑल्टरनेट शेड अनशेड, फिर डबल अनशेड। हम इस साइड को देखते हैं अगर, तो इस साइड में भी हमें यही नज़र आता है, डबल अनशेड फिर शेड अनशेड शेड फिर डबल अनशेड। और हम थर्ड साइड को अगर नोटिस करते हैं तो वहाँ पर भी हमें डबल अनशेड शेड अनशेड शेड डबल अनशेड। तो ये जो इस वक्त जो है रोटेशनल सिमेट्री हो गया है ऑर्डर 3 का। जस्ट हमने 1 ट्राइंगल को शेड किया और हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ओके नेक्स्ट पार्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द नेम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड फ्रॉम ईच नेट। देखिए अपने बताना है कि बेसिकली कौन सी शेप्स बन रही है इसका।
तो देखिए ये जो बन रहा है इसमें हम अगर नोटिस करें ये क्यूबॉइड बन रहा है, दिस इज क्यूबॉइड। इसको देखते हैं तो ये बन रहा है पिरामिड। और लास्ट जो बन रहा है ये बन रहा है क्या, अगर आप देखें तो मुझे बताइए, कुछ देखने में लग रहा है आपको, गौर करें इसके अंदर। तो इसमें एक साइड है और ये डबल साइड और ये, तो ये आपके पास प्रिज्म बन रहा है। ठीक है, देखिए जितने भी पिरामिड होते हैं उनकी आपको दो साइड्स, सॉरी क्यूबॉइड जो होती हैं उनकी दो साइड्स होती हैं। मैं यहाँ दो साइड्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। फिर इसके बाद एक टॉप होता है और एक इसका बॉटम होता है। तो देखिए ये रहा इसका टॉप और ये रहा इसका बॉटम। और यहाँ देखें तो एक साइड होती है और एक और साइड होती है, तो ये इसकी साइड, ठीक है, ये इसकी साइड, यानी कि ये हो गया टॉप बॉटम, ये फ्रंट हो गए दो और ये आपके पास साइड्स हो गई। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। कोन में आपको मालूम है, पिरामिड तो आपने देखा भी है, ये सिंपल सा एक पिरामिड नज़र आ रहा है। और ये प्रिज्म है, इस शेप को भी दिमाग में रखिए, ये प्रिज्म शेप है। नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट इज, आपको ये शेप दी हुई है इन द डायग्राम ABCD एंड गिवन इज EFGH। हमें दो शेप्स दिए हुए हैं ABCD एंड EFGH, ABCD EFGH आर पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है। दीज टू लाइंस आर पैरेलल AB and D। द लाइन CF एंड BG इंटरसेक्ट एट X के ऊपर हमारे पास दिस इज X पॉइंट, यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। गिवन क्या है, एंगल CFG इज 53, BGF इज 46 एंड BXC इज 81। हमें ये तीनों एंगल्स भी गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें ये सब गिवन है। अब क्या कह रहा है, फाइंड करें CXG। ये पहले हम कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी खुद कर लेते हैं। खुद क्या करते हैं, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये भी 81 होगा, 81 होगा, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया, दिस एंगल विल बी 81। यहाँ पर हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स भी आ रहे हैं, ये एक एंगल है और ये एक एंगल, यानी कि ये 53 होगा जी प्रॉपर्टी, और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि ये 46 होगा। ठीक है जी। अगर सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये वाला एंगल जो होगा इनका सम 180 के बराबर होगा, यानी कि 180 में से 180 माइनस 81 करूँगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगा 99। ओके, अब हम फर्दर सॉल्व करते जल्दी से। CXG वेज C वेज X वेज G, तो दिस इज C, दिस इज X, G, ये मेरे पास आ गया 99। मैं जल्दी से यहाँ से 99 डिग्री लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है BXC, B इज दिस, BX एंड C जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 81, तो मैंने अब 81 लिख दिया। BXC, सॉरी नॉट BXC, BCX है, सॉरी BCX। तो BCX जब हम देखते हैं तो वो 53 के इक्वल आता है, तो मैंने यहाँ पर 53 लिख दिया, दिस इज 53। और ABX, A B एंड X, दिस एंगल ये मुझे फाइंड करना है, दिस एंगल। तो भाई ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, जब ये 53 है, ये 53 और सॉरी दिस इज 46, तो हम क्या करते हैं 180 में से माइनस 46 कर देते हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4, 7 माइनस 3 यानी कि 43। दिस विल बी और 134 डिग्री। ठीक है, एक दफ़ा और बता देता हूँ मैं आप लोग को, आप लोग एक दफ़ा और देख लें, मैं एक दफ़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सब कुछ फिर बताता हूँ। देखिए हमसे जो बोल रहा था पहला पार्ट, वो ये बोल रहा था बताइए CFG क्या है। CX एंड G, वो ये वाला एंगल फाइंड करने को बोला, दिस एंगल, ये रिक्वायर्ड था उसे। तो अगर हम देखें ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास ये दोनों एंगल बने, तो अगर मैं 180 में से माइनस कर दूंगा 81, तो मेरे पास आ जाएगा 99। तो ये 99 जो है मेरे पास, ये पहला एंगल आ गया। ठीक है जी। अब कह रहा है BCX, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा X, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करने को बोला है। तो ये वाला एंगल जो है जी प्रॉपर्टी पे हम देखते हैं कि दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 53, तो ये डायरेक्ट 53 के इक्वल आ गया, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ABX, तो ABX मतलब दिस एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करने को बोला ABX को।
तो ए बी एक्स जो है वो अगर ये एंगल मुझे पता चल जाए जो कि इक्वल्स टू किसके है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 46। ओके, तो 180 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 46 को तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, मैं शॉर्ट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग यही अप्रोच रखें, माइनस करके साइड में कर लिया करें पेपर में, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है वो मार्क्स नहीं काटेगा, उसमें स्पेस दी हुई होती है। तो माइनस करते हैं अगर हम, तो यहाँ से बारो करते हैं 1, ये बन जाए 10, 10 माइनस 6 इज़ 4, ये बन जाए 7, 7 माइनस 4 इज़ 3 और 1 ऐसे आ गया, तो 134 इज़ आंसर। ठीक है जी, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए कह रहा है वर्क आउट 69 डिवाइडेड बाय दिस। तो मैं 69 को डिवाइड करूँगा 3/10 से, अपसाइड डाउन कर लूँगा जल्दी से 10/3 से, 3 1 3, 3 21 21, 10 is this answer, 210 is answer। नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से, वर्कआउट गिव योर आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर फॉर्म। मिक्स नंबर, ठीक है, इन इट्स, तो हमने सिंपल करना है तो हम इसको मिक्स से कन्वर्ट कर देते हैं क्या, फ्रैक्शन में। 7 7 + 4, 8 9 10 11, 11/7 डिवाइडेड बाय 3/5। अगेन डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके अपसाइड डाउन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 55 डिवाइडेड बाय 21। नाउ 21 और 55 को डिवाइड करते हैं, 55 डिवाइडेड बाय 21, तो 21 2 कितना आता है 42। ठीक है, तो 21 2 42, माइनस करते हैं 3 और 1, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 होल नंबर 13/21। दिस इज आंसर इन मिक्स्ड फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। हमने क्या करना है, हमने वन सिग्निफिकेंट में से कन्वर्ट करना है पहले, फिर एस्टिमेट करनी वैल्यू। तो याद रखिए वन सिग्निफिकेंट फिगर 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे वन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इनके साथ जितने भी जीरो लगे ये सब 1SF है, 1SF। और अगर हम 1 की जगह हम 100 लिख दे, 10 लिख दे, तब भी ये 1SF है। 1000 भी 1S, 100 भी, 1000 भी, जितने भी जीरो लगा दें किसी भी नंबर के साथ, किसी नंबर के साथ जितने भी जीरो लग रहे होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि हम उसे वन सिग्निफिकेंट ही पढ़ेंगे। यानी कि 20 भी वन सिग्निफिकेंट है, 200 भी, 2000 भी, और इसी तरह सॉन। इस तरह 30 भी वन सिग्निफिकेंट है, फिर 300 भी, और इसी तरह 40 भी वन सिग्निफिकेंट है, इसी तरह 50 भी वन सिग्निफिकेंट है, 60 भी वन सिग्निफिकेंट है, और 600 जितने भी जीरो वाले, 80 भी। लेकिन अगर मेरे पास 11 आ जाता है, 11 जो है वो 2SF है, 2 सिग्निफिकेंट है। कोई भी नंबर अगर होगा तो वो उतने सिग्निफिकेंट हो जाएगा, लेकिन जीरो अगर आ रहा है तो हमारे पास वो 1SF ही रहता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको 1SF में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब मैं इसे रेस कर देता हूँ जल्दी से ताकि आपको समझाने के लिए था सिर्फ ये। तो अब मैं अगर इस क्वेश्चन को देखता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है 8230। इट मीन्स 8230 जो 8000 के क्लोज है, तो 8000 में यहाँ लिख दूंगा, दिस इज़ वन सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लाई बाय 0.64, तो 64 को वन सिग्निफिकेंट बनाने के लिए मुझे 0.6 तक लिखना पड़ेगा। यहाँ जीरो लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन 0.06 जो होगा ये 2SF हो जाएगा। ठीक है, 2SF हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने 0.1 डेसिमल प्लेस यानी कि 16 पर रखना है। तो अब ये बताइए 64 6 के करीब है या 7 के करीब है? 6 के करीब है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 0.6 डिवाइडेड बाय 18.2 विच इज़ इक्वल्स टू 20, क्योंकि 18 20 के करीब है और 20 इज़ वन सिग्निफिकेंट फिगर। हमने सबको कन्वर्ट कर दिया वन सिग्निफिकेंट में। अब एक काम ये कर लेते हैं कि इसको भी हम इसको भी जल्दी से रिड्यूस कर लेते हैं। देखिए आप किस तरीके से करते हैं काम, मेन ये चीज़ आपके पास कि आप कितना ईजी से अपना काम करते हैं। देखिए मैंने 0.6 को भी 6/10 से रिड्यूस कर लिया। तो अब हम इसे और सिंप्लीफाई, 10 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, ये आ गया मेरे पास। और अगर मैं 80 × 3 करता हूँ, 0 8 3 24,
तो हमारे पास 240 आंसर आ जाएगा। इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ज़्यादातर बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं क्योंकि वो SF पे उनकी कमांड नहीं होती। देखिए ये वो सारे टॉपिक हैं जो अभी हम करते आ रहे हैं, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसलिए मुश्किल लगते हैं कि ये उन लोगों ने 8 में पढ़े होते हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होते हैं, तो ये बड़ी बेसिक मैथ्स है। तो बेसिक मैथ्स हम नॉर्मली भूल जाते हैं क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस में रखते हैं। हम क्या करते हैं, सारी जो होते हैं डिफ़िकल्ट मैथ्स के जो पोर्शंस होते हैं उनको कवर कर रहे थे, इसलिए हम इन चीज़ों पे ज़्यादा अपना फोकस नहीं रखते। तो प्लीज़ P1 के लिए इन चीज़ों को ज़रूर अपने दिमाग में रखिए, बहुत आसान होते हैं। ये सब ग्रीन वाले हैं, सब इजी हैं। देखिए अभी तक जितने भी हैं सब इजी वन आए, मैंने इनको ग्रीन से हाईलाइट किया भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 पार्ट ए, राइट 0.06 किलोमीटर इन 1 मीटर। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अगर हमने किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, 0.06 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 60। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, कन्वर्ट 7 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बट देखिए यहाँ स्क्वायर की फॉर्मेशन है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से 2 मरतबा, क्योंकि देखिए स्क्वायर मतलब कि अगर मैं सिर्फ मीटर से सेंटीमीटर में जाता तो एक दफ़ा मल्टीप्लाई 100 करता, लेकिन मीटर स्क्वायर इट मीन्स मुझे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर क्यूब होता तो हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते। तो जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 7 के साथ मेरे पास 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो आंसर इज 7000। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज राइट 216 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हम प्राइम नंबर्स होते हैं सारे, तो हम 216 को प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। सो 2 1 2 0, 2 8 16। देखिए ये मिस्टेक करते हैं बच्चे अक्सर, 0 नहीं लगाते, 8 लगा देते हैं, 18 टाइम्स करते हैं। और यही एग्जामिनर असल में यही चीज़ देखना चाह रहे हैं, बच्चों को पता थी कि नहीं थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ज़्यादा 18 लिख देते हैं यहाँ पर। तो अगेन 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे पास जो आ रहा है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, ये मैंने रेड से इसको मार्क किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए यहाँ से कि बहुत बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं इसमें, और बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, हमें नहीं याद होती। तो प्लीज़ LCM और SCF पर भी ज़रा फोकस रखिएगा क्योंकि पेपर में ये चीज़ें ज़्यादा हमें तंग करती हैं। ओके, क्वेश्चन इज 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर ईच ग्रेटर देन 25। तो पहले से बात बोलती है कि ये 2 इंटीजर्स हैं जो 25 से ग्रेटर हैं, मतलब 26, 27, 28, 29 सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट ग्रेटर देन 25। अब कह रहा है देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM इज 216। मतलब मैं उन 2 नंबर्स को, कोई भी 2 नंबर को, x और y को, जो भी नंबर होंगे उनको अगर LCM निकालता हो तो LCM में आएगा 1216, ये आएगा LCM। और कहता है देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज SCF इज 18, और इन्हीं दोनों नंबर का हाईएस्ट SCF जो आ रहा है वो आ रहा है 18। मतलब कि ये वो जो 2 नंबर्स हैं उनका एक कॉमन फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट है वो 18 है। तो यहाँ से हम एक की पॉइंट मिलता है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले हम वो नंबर ढूंढ लेते हैं जिनके अंदर 18 आ रहे हैं और वो मोर देन 25 है। तो हम पहले 18 का टेबल पढ़ लेते हैं। 18 1 18, चले पहले मैंने एक नंबर ले लिया 18, 18 2 36, एक नंबर ये आ गया। 18 3 अगर मैं 18 को 3 करता हूँ 54, दिस इज 54। 18 4 देखता हूँ 72। 18 5 से भी देख लेता हूँ आपके लिए। 18 5 8 5 40, 5 5 6 7 8 9 90। और ये इसी तरह चल रहा है। देखिए नंबर जो है उसने ये बात बोल दी है कि ग्रेटर देन 25, इसका मतलब ये तो कट गया, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 25। इसके बाद के सारे नंबर जो आगे भी सॉन चल रही है, ठीक है।
इसके बाद के जो वो नंबर सारे जिनका फैक्टर 18 में, मतलब मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ तो इसमें 1 मल्टीप्लाई बाई 18 बनेगा, इसकी भी फैक्टर बनाता हूँ तो 18 मल्टीप्लाई बाई 2 बन जाएगा, इसके फैक्टर बनाता हूँ 18 मल्टीप्लाई बाई 3 बनेगा, इसके फैक्टर बनाता हूँ तो 18 मल्टीप्लाई बाई 4 बनेगा, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए सब में जो है हमारे पास 18 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो मुझे ये नंबर तो मिल गए भाई। ये 4 नंबर जो हैं ये बेसिकली इनमें से ही कोई 2 नंबर ऐसे होंगे जिनको अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 216 अगर आ जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी। तो अब चेक करते हैं वो 2 नंबर कौन से हैं जिनको हम मल्टीप्लाई एलसीएम निकालेंगे 216 आएगा जिसके एलसीएम। तो मेरे ख्याल में हम आंसर तो पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करें, हम जस्ट इसको पहले हम एक काम करते हैं, जल्दी से हम इन 2 नंबर्स को चेक कर लेते हैं, क्या 36 एंड 54 को देखते हैं क्या इनका एलसीएम हमारे पास 216 आता है कि नहीं आता है। तो हम देखते हैं 3 से, पहले 2 से कर लेते हैं, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 7 14, सॉरी 2 7 14, अगेन 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9, नाउ 2 मल्टीप्लाई 1, 3 एज इट इज, फिर 3 1 3। हम जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, और चेक करते हैं क्या इनका एलसीएम 216 आता है या नहीं आता है। अब चेक कर लेते हैं भाई, 2 2 4, 3 3 9, 9 3 27, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 27 चेक करते हैं भाई, 4 2 7 4 28, 2 4 8, 9 10, मेरे पास क्या आ रहा है 108 आ रहा है, जो कि नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये 2 नंबर का जो हमारे पास पेयर है ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, अगले 2 नंबर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। 54 और 72 को, तो 54 और 72 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले रहा है आपका, बट थोड़े कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको टाइम लगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 से 3 मिनट भी लेंगे। तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से करें। 54 एंड 72 को मैं चेक कर लेता हूँ, 72, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 2 4, 2 7 14, 2 3 6, 2 6 12, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 4 ऐसे ही, एंड 4 1 4। चल अब इन्हें चेक कर लेते हैं कि इनका एलसीएम क्या आता है मेरे पास। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, लेट्स सी। तो 3 3 9, 9 3 27, 4 2 8, तो मेरे पास एक आ रहा है 27 और एक आ रहा है 8। हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके, 27 मल्टीप्लाई बाई 8 व्हाट कम्स 65 56, 8 7 56, 8 2 16, 17 18 19 20 21, और हम देखें अगर तो हमारे पास आ गया एलसीएम जो हमें रिक्वायर्ड था। तो दिस इज आवर आंसर 54 एंड 72। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और आपसे थोड़ा सा टाइम मांगते हैं, आपको थोड़ा सा तंग करते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ी प्रैक्टिस पर है, टाइम प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही आसानी आपके पास हो जाएगी। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। ओके, ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी को एक दूसरे मैप कर दिया गया। हमने बताना कि बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के 4 केसेस, एक रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, ट्रांसलेशन है और आपके पास इनलार्जमेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें होता है क्या, उसमें कोई अगर ऑब्जेक्ट होता है, सपोज ऑब्जेक्ट यूँ है तो इमेज जो है वो इसका इन्वर्टेड बनता है, यानी कि साइड वाइज चेंज हो जाता है। लेकिन हम यहाँ देखें तो और रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनता है। अगर रिफ्लेक्शन होता तो यहाँ बनता, अगर इसका रिफ्लेक्शन होता तो इस पॉइंट पर होता, ये होता रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पर होता बी तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन बन जाता, बट ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये नीचे आ गया, थोड़ी सी अपनी जगह चेंज कर लिया। अब देखिए अब जब सेम साइज़ है और वो अपनी जगह चेंज कर चुका है, यानी थोड़ा सा मूव हो गया, तो एक बात तो याद है कि वो ट्रांसलेशन हो गया, क्योंकि इनलार्जमेंट में साइज़ चेंज हो जाता है।
इनलार्जमेंट में हमारे पास साइज चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के, और हमारे पास जो रोटेशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट का शेप यानी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज हो चुकी होती है। तो दिस इज रोटेशन, दिस इज ट्रांसलेशन। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लिख देंगे ट्रांसलेशन, जस्ट लिखना हमने ट्रांसलेशन, ठीक है। एंड ट्रांसलेशन वेक्टर ये भी बताना होगा आपको, ट्रांसलेशन वेक्टर जो है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हो जाए या वेक्टर हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लिखने। तो ट्रांसलेशन वेक्टर जो है, अरे यार क्या हो रहा है, ये क्यों रुक रहा है, वो आपके पास क्या रहा, आपने ये सिर्फ मेन चीज़ लिखनी है। 1 नंबर आपको 1 मार्क्स इस ट्रांसलेशन एक्सप्रेस करने पे मिल जाएगा, और 1 मार्क जो है उस वेक्टर को डिफाइन करने का। तो हम देखिए हमने चेक करना पड़ता है ये कितना मूव हो रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हम देखते हैं ये 1 राइट गया एक्स एक्सिस में, 2 राइट गया, 3 राइट गया, 4 राइट गया, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस में राइट मीन्स पॉजिटिव, लेफ्ट मीन्स नेगेटिव। तो 4 जो है वो राइट गया, मैंने 4 लिख दिया पॉजिटिव। अब देखते हैं ये डाउन गया या अप गया, यहाँ से 1 डाउन एंड 2 डाउन, डाउन मीन्स वाई एक्सिस में नेगेटिव, तो -2 गया, ओके। अगर ये अप जाता तो पॉजिटिव, डाउन जाता तो नेगेटिव वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में अगर इस साइड में जाएगा एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव होगा, और इस साइड में मूव करेगा एक्स एक्सिस में तो नेगेटिव होगा। इसी तरह इस डायरेक्शन मूव करेगा अगर वाई एक्सिस में तो पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे मूव करेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर हम देखते हैं ये इस पॉइंट से, दिस इज द पॉइंट, तो हम यहाँ से 1 2 3 4 गए राइट, फिर डाउन कितने गए 1 एंड 2 डाउन चले गए। तो हमने यहाँ पर इसका वेक्टर भी लिख दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय अ रोटेशन 90 डिग्री, ओके। दिस इज गिवन क्वेश्चन कि ए से सी बनी है जो कि 90 डिग्री रोटेशन के साथ है, और कैसी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। सेंटर रोटेशन जो है 0 0 गिवन है, और कह रहा है भाई सी ड्रॉ करके बता दीजिए कहाँ पर ये बनेगा सी। तो सबसे पहले हम जाके खड़े हो जाते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन पर। वे सेंटर रोटेशन, दिस इज द पॉइंट वेयर इज सेंटर रोटेशन, में थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमने से रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में। तो मतलब ये कुछ शिफ्ट होकर कुछ यहाँ कहीं चला जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब देखिए सिंपल सा काम ये है कि एक टूल हम बताया था मैंने कि आप इसको ज़रूर याद रखिए, इस टूल को प्लीज़, ये आप थोड़ा सा अगर मेमोराइज़ कर सकते हो कर लीजिए, कि इस टूल पे हमें बड़ी, अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हमें बड़ा आसान हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अब अगर मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर अगर एक बनाता हूँ कि इस पॉइंट को चेक करता हूँ किधर जाएगा, दिस पॉइंट, तो देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो अगर मैं ये जो शेप बनाया मैंने, इस शेप में अगर मैं चेक करूं कि ऐसा शेप किस तरफ है, तो देखिए ये ऐसा शेप जो है ये इधर है, दिस इज द सेम शेप। मतलब ने अब इस पॉइंट से हम जाएंगे किधर, इस तरफ, ठीक है। तो देखिए याद रखिए इसमें जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, और वर्टिकल लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं, देखिए मैं यहाँ से 3 इधर गया हूँ और 2 इधर गया हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर लूँ, 3 इधर गया हूँ और 2 इधर गया हूँ। अब अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो देखिए ये 3 जो है ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल हो जाएगा, और 2 वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इट मीन्स अब मैं यहाँ से सेंटर रोटेशन से 3 अप जाऊँगा और राइट पे 2 जाऊँगा, यानी कि यहाँ से 1 2 3 अप एंड 2 राइट 1 2। तो ये जो पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट, ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात कि हमने क्या किया, जितनी वर्टिकल लाइन है
वो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं, दिस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ जा, बल्कि इसी को देख लेते हैं, ये वाले पॉइंट को, दिस पॉइंट। अब देखिए इस पॉइंट को हम देखें, अगेन हम थ्री हॉरिजॉन्टल गए एंड 1 2 3 4 5 हम लोग डाउन चले गए। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे। अब यहाँ पर हमने किया 3 हॉरिजॉन्टल थे, 1 2 3, तो यहाँ 3 वर्टिकल हो जाएंगे, 1 2 3 वर्टिकल हो गए। और हम डाउन कितने गए थे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी थी वो 5 थी, तो यहाँ से यहाँ पर यहाँ राइट पे 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मूव होके इधर आ गया, और ये पॉइंट मूव होके इधर आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट की बारी आती है, दिस पॉइंट, इसको भी मूव करते हैं। देखिए सेम मेथड कि देखिए हम पहले इस सेंटर ऑफ रोटेशन से पहले इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम मूव होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 राइट आए और 1 2 3 4 डाउन आ गए। तो देखिए अब राइट है तो हम हॉरिजॉन्टल से अप हो जाएंगे, 1 2 अप, और कितना राइट हो जाएंगे, 4 राइट, 1 2 3, देखिएगा 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 4, कुछ मैंने गलती की हुई है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, 3 1 2 3 4, सॉरी मैंने 5 कर दिया यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर, दिस पॉइंट इज हियर, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ तो मेरी कुछ रोटेशन ऐसे बनेगी, लाइक दिस। ओके, दिस इज सी, जो मैंने यहाँ पर रोटेट करके बना लिया। अब मैं सबको रेस करके डायरेक्ट यहाँ बता के दिखाता हूँ कि है क्या, कहाँ पर आया था हमारा ऑब्जेक्ट इमेज। तो हमारा इमेज जो आया था वो यहाँ पर आ गया था। हम इसको जल्दी से बना लेते हैं कि वो यहाँ था, कि आई थिंक इधर था, ये हमारा इमेज था, दिस इज सी। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा थोड़ा सा कि देखिए ये टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टूल, इसको ज़रूर दिमाग में रखिए अपने। ओके, नेक्स्ट इज द ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल डी। ए को डी पे ट्राइंगल मैप किया गया बाय एन इनलार्जमेंट के थ्रू दिया, स्केल फैक्टर इज 3, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज 5 एंड -5। तो अगेन देखिए अब हमें स्केल फैक्टर गिवन है 3, इट मीन्स जितनी भी साइड्स हैं, ए की जितनी भी साइड्स है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी। मतलब अगर ये साइड आपके पास जो 2 थी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, 6। ये साइड 1 थी तो आपके पास क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। यानी कि ये 2 थी, ये 1 थी, तो यहाँ कहीं भी इनलार्जमेंट होगा वो आपके पास इनलार्ज करके 6 टाइम्स हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगी। तो ये तो हमें पता चल गया। अब स्केल फैक्टर, हम सेंटर इनलार्जमेंट की बात करें, सेंटर इनलार्जमेंट इज 5, 5 -5, तो हम पहले 5 -5 पे खड़े हो जाते हैं आकर। तो दिस इज़ 5 और दिस इज़ -5, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं, ये है आपके पास 5 -5। तो अब हमने चेक करना है कि भाई ये इनलार्ज होकर कहाँ जा रहा है। अब देखिए इनलार्जमेंट के लिए हमने चेक करना पड़ता है कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हर वर्टेक्स जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, हम उसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, मूव करता हूँ, देखिए यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ इस सेंटर इनलार्जमेंट से इस पॉइंट पे जाना चाह रहा हूँ, ये वाले पहले पॉइंट पे, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ, सपोज एक्स कह देता हूँ, इसे वाई कह देता हूँ, इसे जेड कह देता हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाए। अगर मैं वाई पॉइंट तक आ रहा हूँ तो देखिए मैं कितना आगे जाऊँगा, मैं लेफ्ट पे 1 गया, 2 गया, लेफ्ट पर याद है लेफ्ट पर यानी -2 गया, और यहाँ से 1 अप गया, मतलब मैंने कहाँ गया, -2 और 1 अप यानी कि +1। इसे मल्टीप्लाई कर दें आप किससे, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से, कितने गिवन हमें 3, स्केल फैक्टर इज 3। इनसे हम अगर सिंप्लीफाई कर लें तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, -6 एंड 3। ठीक है, अब हमने इसी सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से -6 मूव करना है और +3 मूव करना है।
तो देखिए अब मैं यहाँ से इसी सेंटर इनलार्जमेंट से, इसी पॉइंट से चाहता हूँ -6, 1 2 3 4 5 6, दिस इज -6, और यहाँ से +3 यानी कि ऊपर 1 1 2 3, तो मेरा एक्स वाई पॉइंट जो यहाँ आ गया, दिस इज द पॉइंट वाई, जिसको मैं वाई प्राइम कह देता हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, समझ गए कि हमने क्या, हमने देख लिया कितना मूव हो रहा है ये पॉइंट, हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया स्केल फैक्टर से। मैं इसको मिटा दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ओके, तो हमारा वाई पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, तो दिस इज वाई पॉइंट, जिसको मैं वाई प्राइम कह दिया, दिस इज वाई प्राइम। ओके, अब अगेन अब मैं x को चेक करता हूँ, x कितना मूव कर रहा है यहाँ से, अगेन 1 2 3, -3 एंड 1 अप, तो x के लिए क्या हो जाएगा, -3 1 अप मल्टीप्लाई बाय सेम स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू -9 एंड 3। तो हम वही काम करते हैं, अब यहीं से स्केल फैक्टर जहाँ सेंटर इनलार्जमेंट है यहीं से जाते हैं -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9 माइनस में, और 3 अप, यस 1 2 3, तो मैं कहाँ गया, 3 9 3 1 3, अच्छा ये मैंने थोड़ी गलत लगा दी शायद, ये इसको ज़रा देख लें कि ये यहाँ नहीं है, ये ऊपर है, वो उस पर रेस किया था इसलिए शायद हमारी सही, ये यहाँ पर तब आए, दिस इज़ वाई प्राइम, और यहाँ पर मैं आ गया, जो मेरे पास क्या आ गया, एक्स प्राइम आ गया। ठीक है जी, ये एक्स प्राइम मेरे पास यहाँ पर आ गया। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं जल्दी से, इसे रेस करता हूँ दोबारा। अब थर्ड यानी कि जेड वाले को हम चेक करते हैं जेड कहाँ पर आएगा। तो देखिए जेड को भी हम देख लेते हैं कितना मूव करके कितना डिस्टेंस पे आ रहा है, तो हम यहाँ से देखते हैं जेड में 1 2 2 लेफ्ट और 1 2 3 अप। तो z के लिए हम यहाँ देखते हैं, तो मेरे पास क्या आता है, 2 लेफ्ट आता हूँ और 3 अप जाता हूँ, दिस इज 3 अप मल्टीप्लाई बाय सेम स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू -6 एंड 9। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे -6 और 9 मूव करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 9 अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज़ 9। तो हमारे पास ये जो पॉइंट था z, वो यहाँ मूव होकर आगे जो आपका z प्राइम है। अब एक काम करते हैं, इस पूरी शेप को हम जल्दी से अलाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो हमारे पास फाइनल शेप आ जाएगी जो इमेज होगा किसका, इसके एनलार्जमेंट का। तो हम जल्दी से एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये लाइन सीधी नीचे, ठीक है जी, ये इधर और ये इधर। तो दिस इज ट्रायंगल डी, मैंने यहाँ पे इसका ट्रायंगल डी नाम रख देना है, और ये इनलार्ज शेप इसका इनलार्ज हो गया है। बात होगी क्लियर। अगर हम देख लेते हैं कि हमारे साइजेस भी सेम है इसके, नहीं देखिए दिस साइड, ये जो साइड थी आपके पास एक्स और जेड, वाई और जेड ये 2 थी, हम यहाँ चेक कर लेते हैं ये कितनी है, 2 का 3 टाइम्स 6 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, इसकी जो एक्स जेड साइड थी वो 1 थी, तो ये कितनी हो गई, ये 3 हो गई, हम देखें ये 3 हो गई और ये 6 हो गई है, तो हमारे पास बिल्कुल सही है, हमने इसको सॉल्व कर लिया और दिस क्वेश्चन इज डन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। जल्दी से हम लोग 1-2 सवाल और करेंगे, फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसकी बाकी चीज़ें जो अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम कम है और अभी काम काफ़ी बाकी है, तो हम लोग मैं चाह रहा हूँ आपको डिटेल में आराम से समझा दूँ। तो आई थिंक दिस 10 क्वेश्चन जो है इनफ फॉर टुडे है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला सून। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।